हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज भूकंप करेंगे। देखते हैं भूकंप में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, भूकंप क्या है। भूकंप और कुछ नहीं, पृथ्वी की एक कंपन होती है। पृथ्वी में एक कंपन होती है, और वही कंपन जो है उस कंपन से ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा जो है तरंग के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं भूकंप। भूकंप कहाँ पे आती है? पृथ्वी पे। भूकंप पृथ्वी पर ही आएगी। तो जहाँ पे भूकंप का तरंगे उत्पन्न होता है, जहाँ पे भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकस। हिंदी में बोलते हैं अवकेंद्र। ठीक है। और जहाँ पे ये रेड वाली लाइन जो बिंदु है, यहाँ पे भूकंप का कंपन उत्पन्न हो रही है, यानी कि यहाँ पे लहरें निकलेंगी, यानी भूकंप की कंपन होंगी तो ऊर्जा निकलेंगी। वो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेंगी? तरंग के फॉर्म में। अब उत्पन्न हुई भूकंप जो है वो जहाँ पे धरातल पे महसूस होगी, तो जहाँ पे महसूस होगी, जिस पॉइंट पे महसूस होगी, धरातल के जिस भी पॉइंट पे महसूस होगी, उसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिसेंटर। ठीक है। जहाँ को भूकंप उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं फोकस और केंद्र। और ये उत्पन्न हुई भूकंप जब धरातल पे पहुंचेगी, और जहाँ सबसे पहले अपने तरंग को महसूस करेगा, मतलब जहाँ पे इसकी तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी, जहाँ पे तरंगों को महसूस किया जाएगा, भूकंप तरंगों को, उस स्थान को हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर पे भूकंप कभी नहीं आता है, हमेशा भूकंप फोकस पे आता है। और फोकस पे आया हुआ भूकंप जब ये धरातल पे पहुंचेगी, तो जहाँ पे भूकंप की लहरें तरंगे महसूस की जाती है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है। तो पृथ्वी में या पृथ्वी पर भूकंप की जो क्रियाएं हैं वो क्यों होती हैं? इसका कुछ कारण है। भूकंप के कारण क्या क्या है जिसके कारण भूकंप आता है? भूकंप के कारण हम जान लेते हैं। पहला, प्लेटों की गति से। प्लेटों की गति के कारण आता है। दूसरा, ज्वालामुखी से भी भूकंप उत्पन्न होती है। ठीक है। तीसरा, मानव जनित क्रिया, यानी कि कृत्रिम कार्यों से। ठीक है। चौथा हम लोग देख लेते हैं, कृत्रिम कार्य में क्या आ जाएगा? अपना परमाणु परीक्षण वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगे, इसके कारण हो जाएगा। यह हिम भूस्खलन से, हिम भूस्खलन, ये सारी जो है कारक हैं हमारे भूकंप के पीछे की जो कारक हैं। प्लेटों के गति के कारण हो सकता है भूकंप, ज्वालामुखी के कारण हो सकता है। कृत्रिम कार्य में जैसे हमारे पृथ्वी पर जो है बहुत सारे कृत्रिम कार्य, जैसे बहुत बड़ा तालाब बना देना। तो बहुत बड़ा अगर तालाब पृथ्वी पे हम बनाते हैं तो उसका क्या होगा कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा गहराई होगी और पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? पृथ्वी का झुकाव होगा। तो पृथ्वी की रोटेशन स्थिति और उसके घूमने की जो स्पीड है उसमें अंतर आएगी, और इससे जो है बाधाएं उत्पन्न होगी, और क्या होगा कि उससे भूकंप की प्रक्रिया हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे परमाणु परीक्षण से भी हो सकता है। परमाणु परीक्षण से हो सकता है। जब परमाणु परीक्षण होगा तो पृथ्वी कंपन करती है, और भूकंप क्या है? कंपन ही तो है। पृथ्वी का कंपन गति जो है, कंपन होने लगा अगर पृथ्वी में, तो भूकंप हो गया। तो ये हो गया। फिर आपका ये किसी प्रकार का शोध हो गया, है ना, किसी प्रकार का शोध हो गया। तो ये क्या हो गया? कृत्रिम कार्यों से भी भूकंप आते हैं।
और प्लेटों के गति से भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी कारण भी आते हैं, हिमस्खलन से भी भूकंप आते हैं। वैसे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो उस भूकंप की जो गति है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी का कंपन ही भूकंप है। क्या कहा? पृथ्वी का कंपन ही भूकंप है। इस कंपन में क्या होती है कि ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा किसके फॉर्म में निकलती है? तरंग के फॉर्म में। ठीक है, और ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला, प्राथमिक तरंग, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव। दूसरा है हमारा द्वितीयक तरंग, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव। तीसरा है हमारा धरातलीय तरंग, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग वेव या लव वेव। ठीक है, लव वेव इसलिए कहते हैं कि इसको लव नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, धरातलीय तरंग को। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि पृथ्वी के कंपन ही क्या है? भूकंप है। और इस कंपन से ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा किस तरीके की निकलती है? तरंगीय ऊर्जा निकलती है। वो तरंगीय ऊर्जा कौन कौन सी है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, धरातलीय है, प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और लॉन्ग वेव है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला प्राथमिक वेव। अगर हम इसका बात करते हैं पहले का, प्राथमिक वेव का, तो इसकी कौन कौन सी खासियत है? प्राथमिक वेव जो है आपको तीनों मीडियम में चलता है। ठोस में चलेगा, द्रव में चलेगा और गैस में भी चलेगा। ये तीनों में चलेंगे। इसकी जो चलने की स्पीड जो होती है वह होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड। जब भूकंप यहाँ से निकलेगा, उत्पन्न होगा, तो जब पी वेव चलना चालू करेगा तो इसकी जो स्पीड रहेगी वो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा और रिएक्टर स्केल पे सबसे पहले आएगा। इसकी जो रीडिंग होगी, रिएक्टर स्केल जो होता है हमारा, रिएक्टर स्केल, ये क्या है? भूकंप का तीव्रता नापता है। इससे क्या होता है? भूकंप तीव्रता मापी यंत्र है ये रिएक्टर। तो कहने का मतलब कि पी वेव जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है। इसकी जो स्पीड होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी कि रिएक्टर स्केल पर। यानी कि हमारा ये जो पृथ्वी है, तो ये चारों तरफ ना रिएक्टर स्केल लगा करके ऐसे छोड़े रहते हैं। क्यों छोड़े रहते हैं? जहां भी जो देश है वो अपना रिएक्टर स्केल लगा करके छोड़ा रहता है। खास करके वो देश जो परिप्रशांत बेल्ट वाली जो देश है, अलास्का हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, भूमध्य सागरीय वाला इलाका हो गया, या फिर आपका जो अटलांटिक महासागर वाला इलाका हो गया, जहाँ पे मध्य सागरीय कटक बन रहे होते हैं, उन सब इलाकों में बहुत ज्यादा भूकंप की क्रियाएं देखी जाती हैं, क्योंकि उधर प्लेटों का मिलना होता है, फिर विसरण होता है ना, और वहाँ पे ज्वालामुखी की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है? भूकंप की क्रियाएं होती हैं। तो इन सब देशों में क्या है ना कि रिएक्टर स्केल लगा करके पहले से छोड़ा गया रहता है कि जब भी कभी भूकंप की तरंगें आएंगी तो वो अपने आप वो रीडिंग वहां पे उठा लेगा, बता देगा। तो पी वेव जो है ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में ये ट्रेवल करता है। स्पीड आपका आप देख लिए। इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा, मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, वो कम होता है। मतलब कि इसका जो वेवलेंथ जो होता है ये कम होता है, जिसके कारण ये कम विनाशकारी है। वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा विनाशकारी होगा। इसका एक और परिभाषा देख लेते हैं कि पी वेव को हम लोग क्या कहते हैं? पी वेव को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंगे होती हैं?
जिसमें तरंग का कंपन जो है तरंग के चलने की दिशा में होती है। कहने का मतलब कि जो पी वेव जो है, प्राथमिक वेव जो है, उसको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। इन तरंगों का क्या होता है कि इनका जो तरंग का जो कंपन होता है वह क्या होता है कि तरंग के चलने की दिशा में कंपन करता है, इसलिए यह ज़्यादा स्पीड होता है और जल्दी पहुंचता भी है रिएक्टर स्केल के पास। इसका एक और खासियत लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे। ये कौन सा है, ये एग्जाम्पल में देख लें तो ये ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है और इसकी तरंग की कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाता है। स्पीड 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड रिएक्टर स्केल पर ये पहले आएगा। वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होने के कारण ये कम नुकसानदायक है, ये ज़्यादा नुकसानदायक तरंग नहीं है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर दो नंबर वाला हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, 2 नंबर वाला सेकेंडरी वेव है। इसको बोलते हैं, ये जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग। जो विज्ञान की स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ जाएंगे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, इसके तरंग की जो चलने की दिशा है, तरंग का कंपन का दिशा तरंग के चलने के लंबवत होती है। ठीक है, देखिए ये इस वेव जो अनुप्रस्थ तरंगे है और इसकी तरंग का जो कंपन की जो दिशा होती है वो तरंग के चलने के लंबवत होते हैं, जिसके कारण ये स्लो हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है, इसकी तरंगे जो हैं स्लो हो जाता है और ये जो चलता है इसका स्पीड जो है, ये इस वेव की जो स्पीड है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से यह चलता है। रिएक्टर स्केल पर यह बाद में पहुंचता है, यह पी के बाद में पहुंचता है। ठीक है, पी के बाद में पहुंचता है और यह कम नुकसानदायक है, यानी कि पी पहले पहुंचता है रिएक्टर स्केल पे, इस बाद में पहुंचता है। यह अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी तरंग के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा की लंबवत होती है और इसका स्पीड 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड होता है। पी के बाद पहुंचता है रिएक्टर स्केल पे। और क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, जैसे प्रकाश तरंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यह केवल ठोस में चलती है। कहाँ पे, ठोस में चलती हैं, ये केवल ठोस में चलेगी और किसी में नहीं चलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, केवल ठोस में चलेगी और किसी में चलेगी, द्रव गैस में नहीं चलेगी। द्रव और गैस में ये ट्रेवल नहीं करेगी, सिर्फ कहाँ करेगी, ठोस में चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग वो तरंगे हैं, 3 नंबर धरातलीय तरंग एल वेव। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं एल वेव। एल वेव जो है, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका जो लेमडा है, इसका जो वेवलेंथ है
बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यह रिएक्टर स्केल पर P और S के बाद पहुंचता है, बाद में पहुंचता है, और वेवलेंथ इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत विनाशकारी होगा। अगर ज़्यादा होगा तो विनाशकारी होगा। यह सिर्फ धरातल पर ही चलता है, धरातल पर ही चलता है। ठीक है, इसका जो स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसका स्पीड है, बहुत स्लो चलता है और यह बहुत नुकसानदायक है, इसलिए इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, विनाशकारी होता है ना। और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड से ये चलता है, धरातल पे ही चलता है, ये धरातलीय तरंग है। और इसमें और क्या जानने वाली बातें हैं? हाँ, यह बहुत नुकसानदायक है, कहने का मतलब सबसे क्या आपका है, विनाशकारी है। ये क्या है? विनाशकारी तरंग है। इससे क्या होता है? इमारतें ढह जाती हैं, इमारतें गिरती हैं। ठीक है, भूस्खलन होता है और भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे हम समझ लेते हैं अलग से, ये तो जान गए, और एक और चीज समझते हैं कि जो हमारा एक वर्ड सुनते हैं हम लोग, सुनामी। क्या? सुनामी। सुनामी और कुछ नहीं है, ये भूकंप के कारण उत्पन्न घटना है, यह भूकंप का कोई प्रकार नहीं है। ये भूकंप के कारण उत्पन्न घटना है जिसको सुनामी कहते हैं, यह भूकंप का कोई प्रकार नहीं है। ये कब होता है? जब भूकंप सागर में उत्पन्न होता है, सागर में उत्पन्न होता है, तो भूकंप के तीव्रता के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। भूकंप के तीव्रता के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। सुनामी भूकंप का कोई प्रकार नहीं है। सुनामी जो है भूकंप की लहरें हैं, और यह लहरें वहां पे निकलती हैं जब भूकंप जो है सागर में अगर उत्पन्न हो गई, तो वहां पे भूकंप की लहरें जब निकलेंगी तरंगे, तो वो लहरें क्या करती हैं कि सुनामी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि एल वेव जो है सबसे विनाशकारी वेव है। ये जो है सिर्फ धरातल पे चलेगी। एस वेव जो है ये सिर्फ ठोस में चलेगी। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं और इससे नुकसान कम होता है। ये रिएक्टर स्केल पे बाद में पहुंचती है। अब देखिए रिएक्टर स्केल क्या करता है। रिएक्टर स्केल जो है वो सिर्फ जो आपका रिएक्टर स्केल, दो स्केल होता है, एक होता है रिएक्टर स्केल, ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को नापता है। क्या करता है? भूकंप तीव्रता को मापता है, जो आपका 0 से 8 वाला जो तीव्रता है उसको दिखाता है। और एक होता है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल, इसका काम क्या है? भूकंप से हुए विनाश को नापता है, नुकसान को, भूकंप के नुकसान को मापता है। यानी कि यह 0 से 12 तक की तीव्रता को भी माप लेता है। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भूकंप मापी क्या है, तो वो उसको रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। मार्केली स्केल जो है भूकंप के नुकसान को मापता है कि कितने नुकसान इससे हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार वही कि जो हमारी P और S तरंगों का जो छाया क्षेत्र बनता है। छाया क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पे कि आपका तरंगे नहीं पहुंचती हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी स्थान है जहां पे भूकंप की तरंगे नहीं पहुंचती है।
उसके कुछ अन्य कारण रहे होंगे नहीं पहुंचने का, तो जहां पे भूकंप की तरंगें नहीं पहुंचती हैं वो हमारा कौन सा है, वो भूकंप तरंग छाया क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे अगर हम अपनी पृथ्वी को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पृथ्वी का अंदर का भाग हो गया, तो जब यहाँ से मान लेते हैं जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो ये ऊपर गया तरंगे, फिर यहाँ से इधर को चलना चालू करेगी, ऐसे तरंगे जो है वो चलेंगी, तभी तो हमें भूकंप का एहसास होगा कि भूकंप आया है। तरंगे चलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा कि भूकंप की प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि तरंग चलेंगी तो हमें कंपन का एहसास होगा। यहाँ पे ये फिगर आप कई बार देखे होंगे किताबों में कि वहां पे ड्रॉ किया रहता है। अब देखिए भूकंप की कौन कौन सी तरंगे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक वाला, ये है पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। ब्लैक वाला जो है ये आपका ये प्राथमिक तरंगे हैं, और ये जो रेड वाली देख रहे हैं लाइन, ये सेकेंडरी तरंगे हैं। ये रेड वाली सेकेंडरी है, एस है, ये क्या है, एस तरंगे हैं। और यहाँ पे पी तरंगे भी हैं, पी, ये ब्लैक वाली पी तरंगे हैं, पी तरंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो एस और पी की तरंगे हैं, ये यहाँ तक आपको 105 डिग्री तक, यानी कि यहाँ से जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है वहाँ से 105 डिग्री तक आती है, और इधर में भी जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है वहाँ से जहाँ महसूस किया गया है लहरें, वहाँ से यहाँ तक 105 डिग्री इस तरंगे चलती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आगे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये कोर है मेरा, तो तरंगे फिर यहाँ को ऐसे आती हैं और ऐसे नीचे आती हैं, फिर यहाँ को ऐसे आती हैं, ऐसे नीचे आती है, ऐसे। ये जो तरंगे देख रहे हैं नीचे की तरफ आते हुए, ये हमारी पी तरंगे हैं। कौन सी है, पी तरंगे। ये कौन सी है, पी। तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ से पी और पी की जो तरंगे बन रही हैं, वो जी जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है वहां से ये आपकी जो है ऐसे ऐसे 145 डिग्री से 145 डिग्री यहाँ पे बन रही है। अभी हमने आपको शुरू में बोला कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे कि भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचती है, तो जहाँ पे भूकंप की तरंगे नहीं पहुँचेगी उसको भूकंप तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे नहीं पहुँचती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 105 से 105 के बीच में यहाँ कहीं भी एस तरंगे है क्या, नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एस तरंग का छाया क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 105 से 105 तक अगर हम देखें तो ये कौन सी है, एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। और आप यहाँ से और यहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ पी की तरंगे नहीं पहुँच रही है, यानी कि पी तरंग छाया क्षेत्र कहाँ से है, 105 से 145 डिग्री तक, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे पी वेव छाया क्षेत्र, ठीक है। पी वेव छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से पी वेव छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री के बीच में है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसकी डिग्री दर्शाएं तो यहाँ से यहाँ तक है ये वाली, और वही सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो हमने आपको शुरू में कहा कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर कि कुछ तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, तो जहाँ पे तरंगे नहीं पहुँचती है उसको एस छाया क्षेत्र या फिर तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं, और जो भी तरंगे जहाँ नहीं पहुँचती हैं उसका नाम वहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया
कि पी तरंगे जो है सभी तरफ चल रही है, ठोस, द्रव और गैस में। एस तरंगे जो है वो सिर्फ ठोस में ही चल रही होती है, और धरातलीय तरंगे जो है वो सिर्फ धरातल पे चलेगी, वो ऊपर ऐसे चल रही होती है अपना, और ये धरातल पे चलने के कारण ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी होती है। तो इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे द्रव है, कहाँ पे गैस है। ये किसके कारण, इन तरंगों के कारण पता चलता है कि कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे द्रव है, कहाँ पे गैस है। क्योंकि ये जो एस तरंग है वो सिर्फ ठोस ठोस में चलेगी, तो ठोस के तरफ वो बता दी कि भाई यहाँ तक ठोस है, आगे कुछ पानी है, उधर हम नहीं जाएंगे, उधर पी जाएगा। पी का काम है तीनों जगह जाने का। तो हमें यह पता चलता है, इससे भूकंप क्रिया से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। तो ये हमारा भूकंप का क्लास रहा। इसको आप लोग को अगर अच्छा लगा मेरी क्लास, तो इस क्लास को जो है आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बेहतर कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।